जी, a subset C of a vector space, वेक्टर स्पेस एक्स वेक्टर स्पेस जिसको हम 3 दिन से डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारे पास 5 कंडीशन को फुलफिल करता है: अबिलियन, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एट द एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। सो एक सेट एक्स है जो कि वेक्टर स्पेस है, जिसको हम लीनियर स्पेस का नाम भी देते हैं। उसका कोई सबसेट है, वो सी है। वैसे यहाँ लिखा हुआ नहीं है, दैट इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट। ए सेट टू बी कन्वेक्स, उसको हम कन्वेक्स बोलेंगे। अब सेट सी को कन्वेक्स बोला जाएगा इफ फॉर एवरी एलिमेंट। अब मतलब सी के एवरी एक्स और वाई लिखा हुआ है ना, मतलब 2 एलिमेंट्स के लिए, मतलब सी के जितने भी पेयर्स बन रहे हैं तमाम के लिए एम एक सेट है। अब उस सेट के अंदर क्या है, z बिलोंग टू x एक एलिमेंट है जो x में से है, साफ ज़ाहिर है। c भी सबसेट है x का, तो m भी उसका सबसेट होगा। सच दैट वो जो z एलिमेंट है वो इसके इक्वल होना चाहिए। अब इस कंडीशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। अब मेरे पास एक सेट x है, उस सेट x के 2 सबसेट हैं। एक सबसेट को हमने c का नाम दिया है, दूसरे को हमने m का नाम दिया है। ये दोनों सेट जो हैं ये क्या हैं, सबसेट हैं किसके, x के। ठीक हो गया। और बल्कि ये इम्प्रॉपर बन रहा है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक हो गया x के। अब m में से हमने एक एलिमेंट लिया है, m सेट जो है उसके अंदर क्या चीज है, एक एलिमेंट है z जो कि x से बिलोंग करता है, और वो जो z एलिमेंट है वो इस शेप में होगा। ठीक है, अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा वाई सच दैट 0 लेस देन और इक्वल टू अल्फा लेस देन और इक्वल टू 1। अब ये बात थोड़ा समझना मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए ऐसा है कि हमें पहले कुछ कंसेप्ट होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का। हमारे पास x प्लस वाई ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, अपना कह देते हैं लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन को लीनियर क्यों बोला जाता है, जब उसको हम ग्राफिकली ड्रा करते हैं तो वो हमें एक लाइन, उसका रिजल्टेंट एक लाइन में की सूरत में हमें मिलता है। ठीक हो गया, एक लाइन होती है वो। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इस z एलिमेंट को, तो x के साथ भी कोई कांस्टेंट है अल्फा, और y के साथ भी कोई कांस्टेंट है जो कि 1 माइनस अल्फा है। ठीक हो गया, तो इट मीन्स दैट z एक ऐसा एलिमेंट होगा जो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात काबिल गौर है कि x और y इंक्लूड हैं, और x और y को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि ये एलिमेंट होंगे c के। x और y को हमने c से कहा था, अब साफ है c के एलिमेंट हैं तो x के भी होंगे क्योंकि c x का सबसेट है। ठीक हो गया, तो x और y c के एलिमेंट हमने लिए, और जो हमारे पास z है ये x का एलिमेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर इसको हम ग्राफिकली इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो ग्राफिकली कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक सेट है जिसको हमने x का नाम दिया हुआ है। ठीक हो गया, हम इसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं, एक सेट x है हमारे पास। ठीक है, अब इसका हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज सेट x। जी, अच्छा जी। अब इसके 2 सबसेट हैं, एक सबसेट c है और दूसरा सबसेट क्या है, m है। अब पहले हम c को ही डिफाइन कर लेते हैं, या हम इसको, हाँ जी, c को ही डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं कुछ इस शेप से हमारे पास एक सेट है, सॉरी जी, ये एक सबसेट है इस पूरे सेट का। अब इसके अंदर हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं। अब पहला एलिमेंट हमारे पास ये है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास ये है। ठीक है, एक एलिमेंट यहाँ पे है,
एक एलिमेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे है। अब इन दो एलिमेंट्स के दरमियान x और y हैं, तो x और y मिलके एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये x और y मिलके क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, फाइनल यहाँ पे आ रही है। तो अगर ये सारी की सारी लाइन इस मुकम्मल सेट के अंदर मौजूद आती है, मतलब ये आउटसाइड मूव नहीं कर रही, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये देख रहे हैं ना हम कि ये वाला पोर्शन जो लाइन का है ना, ये आउटसाइड दी बॉक्स है। ठीक हो गया। अब ये एक पॉइंट x है, ये दूसरा पॉइंट y है, और इन दोनों ने मिलकर लाइन बनानी है। अब लाइन की कंडीशन कैसे आ रही है हमारे माइंड में, क्योंकि उसने कहा z जो है इसी शेप से होना चाहिए कि वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, और फॉर एवरी कहा हुआ है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट कराते हैं तो ये जो लाइन है ये तो इसके अंदर है, तो ठीक है, ये इन दोनों एलिमेंट के लिए है, लेकिन तमाम एलिमेंट के लिए तो नहीं हो रहा ना। तो कंडीशन है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स एंड वाई, दो एलिमेंट को हमने मीट कराया है। अब फाइनल एक पॉइंट यहाँ पे हो, एक पॉइंट यहाँ पे है, अब इन दोनों को अगर हम मीट कराते हैं ये लाइन बनती है, ये इसके अंदर है, लेकिन यहाँ पे ये बात ट्रू नहीं हो रही। सो दैट इज नॉट अ कन्वेक्स सेट, ये कन्वेक्स सेट नहीं है। अब आई होप थोड़ी सी आपको आइडियोलॉजी मिल चुकी होगी कि ऐसा एलिमेंट जो कि एक्स का ही है वो एक लाइन की सूरत में है, और वो लाइन ऐसे होनी चाहिए कि एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करियो। एक्स और वाई किसके एलिमेंट थे, सी के एलिमेंट थे। ठीक हो गया। और ये जो सेट एम बनेगा जिसके अंदर एक लाइन है, ये सी का सबसेट हो। मैंने जैसे अभी आपको डायग्राम बनाई है इसके अंदर ही हमने बनाई हुई है ना, तो सी का सबसेट हो, लेकिन ये लाइन तो बाहर जा रही है। सो दैट इज नॉट अ कन्वेक्स सेट। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि एक कन्वेक्स सेट बना सकूं, जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बनाते हैं, लाइन इनवर्ट ना हो, बस ये ख्याल रखना है हमने कि कोई भी लाइन इनवर्ट ना हो, सारी लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड होनी चाहिए। अगर आपने फिजिक्स आपको याद हो तो फिजिक्स में ऐसा होता है कि दो टाइप के लेंस होते हैं, एक कन्वेक्स लेंस होता है, एक कनकेव लेंस होता है। तो कन्वेक्स लेंस जो है हमेशा वो बेंड इनसाइड नहीं होता, वो आउटसाइड ही बेंड हो रहा होता है। समझ आ रही है ना इस टाइप का। तो वहां से भी आप कंसेप्ट ले सकते हैं। अब अगर इसके अंदर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं कहीं से भी, एक एलिमेंट हमने यहाँ से पकड़ा है, एक हमने यहाँ से एलिमेंट लिया है। अब इन दोनों को अगर हम मीट कराते हैं तो जो हमारे पास लाइन बनती है ये इनसाइड द सेट है। आप कहीं से भी कोई एलिमेंट पकड़ लें, यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, आप इनको मीट करा दें तो आपके पास जो लाइन बन रही है वो इसके अंदर होगी। एक एलिमेंट आपने यहाँ से पकड़ा है, एक एलिमेंट आप कहीं इसमें, क्योंकि ये कहीं पे भी इनवर्ड इसका झुकाव नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स सेट। क्लियर होगी बात। एंड दैट इज नॉट अ कन्वेक्स सेट। जो कन्वेक्स नहीं है तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, कनकेव भी कह सकते हैं, लेकिन कनकेव कनकेविटी जो है वो कैलकुलस में आ रही थी, तो कैलकुलस में हमने देखा था कनकेविटी का एक प्रूफ भी था शायद। तो जी, तो अब हम डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं कि एम के अंदर एक एलिमेंट है जेड जो कि एक्स से बिलोंग करता है और वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें अल्फा जो है उसकी कंडीशन ये है कि वो 0 से स्टार्ट होगा और 1 तक उसने मूव करना है, अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ से अब तीन एमसीक्यूज और भी बन जाते हैं कि अगर एक अल्फा है और वो 0 के इक्वल है, तो आपके पास जो जी एलिमेंट है वो कैसे बनेगा। अगर हम अल्फा को 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये बनेगा 0x, यानी 0 हो जाएगा, एंड 1 माइनस 0 0, दैट इज इक्वल टू वाई, तो z इज इक्वल टू वाई बन जाता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव थी। अगर अल्फा 1 हो देन क्या होगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो z इज इक्वल टू x आ जाएगा, तो वो उसी सेट C का ही एलिमेंट आ जाएगा। तो अगर एक एलिमेंट M में है और वही एलिमेंट C के अंदर है तो M में सबसेट ऑफ C, तो ये बात भी आपकी प्रूव हो जाती है। अगर आपको थ्योरम करना पड़े जाए कि जी क्या M C का सबसेट है या नहीं है, तो आप इसकी दोनों कंडीशन, दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे
तो y आ जाएगा m के अंदर और y c का एलिमेंट है। इसी तरह अगर 1 पुट करेंगे तो x आ जाएगा और x भी क्या है, c का एलिमेंट है। तो c का एलिमेंट जब m में आ जाएगा तो m इज सबसेट ऑफ c, और ये बात भी प्रूव हो जाती है, और ये दो एमसीक्यूज भी थे इससे रिलेटेड। ठीक हो गया। सो दैट इज डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स सेट। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट थे जो, जिनमें से दो मैंने बता दिए आपको। a subset C of a vector space is said to be convex if for every pair, ये कंडीशन हो। इसमें जो सेट M है इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सेगमेंट विद बाउंड्री पॉइंट्स x एंड y। अब उस M के जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे वो x और y होंगे। एनी अदर z बिलोंग टू M इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ M। जो इसमें z एलिमेंट है इसको हम इंटीरियर पॉइंट ऑफ M कहते हैं। ठीक हो गया। और दी एम्प्टी सेट, ये भी ऑब्जेक्टिव चीज मैंने लिखते हैं। एम्प्टी सेट एंड सिंगलेटन सेट, यानी जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है, और ऑलवेज कन्वेक्स सेट। ठीक हो गया। एम्प्टी सेट भी कन्वेक्स सेट होता है, और वन एलिमेंट के साथ जो सेट होता है वो भी क्या होता है, कन्वेक्स सेट होता है। इससे रिलेटेड एक और रिजल्ट भी था कि किसी भी नॉर्म स्पेस की जो सब स्पेस होती है वो भी कन्वेक्स होती है। ठीक है, इनके प्रूफ्स हैं थ्योरेटिकली। तो ये था जी। इसके बाद हम आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स पे, जो कि आसान है आपके लिए। पहले ऑब्जेक्टिव है टू सीक्वेंसेस xn एंड yn इन अ मीट्रिक स्पेस x आर सेट टू बी इक्वल। दो मीट्रिक स्पेसेस हैं, वो इक्वल होंगी इफ फॉर ऑल, तमाम एलिमेंट्स के लिए। जी कब इक्वल होंगी, आप में से बताते जाएंगे, शाबाश। तो हम आगे चलते जाएंगे। आज ये सब्जेक्ट हमारा एंड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से, फंक्शनल। और नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो हमने ग्रुप थ्योरी करना है, या फिर मैं बताऊंगा आपको, ग्रुप थ्योरी ही करना है इंशाल्लाह हमने। जी इसका आंसर बता देगा कोई, बताते जाएंगे, हमने आगे मूव करना है। जी मैमिका ने जवाब दिया इसका कि जी इसका आंसर जो है वो बी है। मैम करेक्ट, थैंक यू। जी, कि दो सीक्वेंसेस इक्वल होंगी अगर एक्स एन वाई एन के इक्वल होगा। अ सीक्वेंस एक्स एन इन अ मीट्रिक स्पेस इज सेड टू बी नॉन डिक्रीजिंग। सीक्वेंस डिक्रीज नहीं करेगी कब? नीचे कंडीशन है, देखते जाएंगे प्लीज। सेकंड का बता देंगे, सीक्वेंस नॉन डिक्रीजिंग कब होती है? ये देख रहे हैं ना आप, मैं फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास एक सीक्वेंस है जिसको हम एक्स एन का नाम देते हैं जी। ठीक है, और ये इक्वल है फॉर एग्जाम्पल एन स्क्वायर के। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ एक्स, एन को 2 पुट करता हूँ, तो इसमें जो आपके पास 2 आएगा वो आता है 4। ठीक है, यानी x2। ठीक हो गया। इसी तरह जब मैं इसको 3 पुट करता हूँ तो आपके पास आंसर आता है 9। सो x2 का जो आंसर है, x2 का आंसर लेस देन है किसके, x3 के। सो दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग सीक्वेंस, कि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक हो गया। अब 2 को अगर मैं n का नाम देता हूँ तो जो 3 है ये क्या होगा, n+1 होगा। ठीक हो गया। तो इसी लिहाज से हमारे पास जो इसका आंसर बनता है ना जी, वो बनता है ए पार्ट, इसका जो पार्ट 1 है, ए पार्ट एक्स एन लेस देन इक्वल टू एक्स एन प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि दो टाइप की कंडीशन है, एक इक्वल टू भी है और एक नॉट इक्वल टू भी है, जस्ट लेस देन है। अब इसका क्या सीन है, इक्वल टू में भी बार औकात इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ जाती है। अब ये केस कब हो सकता है? ठीक है जी, ये केस स्केयर वाली कंडीशन में आ सकता है।
ठीक है। सेकेंड वाली कंडीशन में ये है कि -2 का आंसर भी 4 आता है, 2 का आंसर भी 4 आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सीक्वेंस डिक्रीज हो रही है, लेकिन जब -3 पे मूव करें उधर या इधर 3 में मूव करें तो आंसर फिर वैल्यू बढ़ जाती है, वो कम नहीं हो रही, वो बढ़ रही है, लेकिन इक्वल भी आ रही है। सो फॉर दैट रीजन हम इक्वल टू का साइन भी साथ लगाते हैं। नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीज हो रही है, और नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीज हो रही है, तो इस हिसाब से जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा कि पिछली टर्म जो है वो अगली टर्म से बड़ी होगी। सी ऑप्शन नहीं, इसका सेकंड का बी ए ऑप्शन है और थर्ड का बी ऑप्शन होगा। जी थैंक यू। 4 है अ सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अब स्ट्रिक्टली में ये है लेस देन का यूज होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब ये जब होती है लेस देन आता है सिर्फ, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जब ग्रेटर देन आता है। ठीक है, और जस्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा तो लेस देन इक्वल टू आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अ सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस डिक्रीजिंग हो गया। अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ अ मीट्रिक स्पेस x is said to be convergent to point for every epsilon there is a positive integer। ये मैंने कल रिवाइज कराया था कि डिस्टेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो मीट्रिक स्पेस में लेस देन एप्सिलॉन का बोल देते हैं, और रियल में हम मॉड होता है वो लेस देन, और नॉर्म में नॉर्म होती है हमारे पास। ठीक हो गया जी, इसका ये ऑप्शन आएगा। और जो हमारे पास 7 है, a sequence of points of a metric space is said to be convergent to a point for open sphere। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वर्ड ओपन स्फीयर आ रहा है, इस बात को गौर कीजिएगा। centered on x there exists a positive integer and not such that अब ओपन स्फीयर को हम डिनोट करते हैं एस रेडियस एंड देन सेंटर। ठीक है, अब सेंटर एक्स है, रेडियस उसका एप्सिलॉन उसने दे दिया है, तो उसने कहा कि ये ओपन स्फीयर में से है। इट मींस दैट कि एक्स एन जो सीक्वेंस है ये ओपन स्फीयर में से है, इसका बी पार्ट आ जाएगा। अच्छा जी, इफ एक्स एन एंड वाई एन आर टू सीक्वेंसेज इन मीट्रिक स्पेस और एक्स डी सच दैट एक्स एन अप्रोच कर रहा है एक्स को और वाई एन अप्रोच कर रहा है वाई को, देन ये ऑब्जेक्टिव हमने कल की थी, अगर इसका आंसर किसी को याद है तो। ये हमने की थी, नॉर्म में की थी, ये मीट्रिक में है, आंसर सेम है, सी ऑप्शन है जी, जजाकल्ला। इसका सी ऑप्शन है, कल का लेक्चर अगर याद है आपको तो उसमें नॉर्म ऑफ एक्स एन वाई एन अप्रोच कर रहा था किसको, नॉर्म ऑफ एक्स वाई को। अच्छा जी, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स, देन अगर एक्स बिलोंग करता है ए के लिमिट पॉइंट के सेट, जिसको हम ड्राइव्ड सेट का नाम दे देते, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस इन ए सच दैट एक्स एन अप्रोच करेगा किसको। अब ऊपर हम पढ़ेंगे कि वो उसके लिमिट पॉइंट में से है। अब अगर लिमिट पॉइंट में से है तो इट मींस दैट कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी डेफिनेशन अगर आप बिल्कुल ऊपर वाला एमसीक्यूज देख रहे हैं, एमसीक्यूज नंबर 8, तो आपको आंसर वहीं से नजर आ जाएगा। ठीक है जी, देख लेना। एक्स एक एलिमेंट है जो लिमिट पॉइंट में से है। अब एक सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, इट मींस दैट दैट सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं कि एक्स एन अप्रोच कर रहा है एक्स को, तो सेम एज एक्स एन अप्रोच कर रहा है एक्स को। ठीक हो गया जी। तो ये मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, वर्ड फाइल जो है लेक्चर है मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो इसमें से आपने देख लेना है कि जो ऑब्जेक्टिव आपको समझ ना आ रही हो, इलॉजिकल लग रही